बात इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद है वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी और उसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त वाराणसी के वरिष्ठ संवाददाता मौजूद है यानी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है श्री राम सुंदर मिश्रा जी। हम इन लोगों से चर्चा करेंगे जो इस वक्त का माहौल है, जो इस हफ्ते यानी बीते दिनों 2-3-4 दिन से जो माहौल है जिला सत्र न्यायालय परिसर में जिस तरह की घटना हुई है, इसके साथ साथ उससे पहले एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई थी चौराहे पर और 20 समाज में उनको लहूलुहान कर दिया गया। उसके बाद भर के अधिवक्ताओं ने अपना मोर्चा खोल दिया। इस बात को लेकर काफी रोष है और माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में लगातार एक से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर अधिवक्ता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं वाराणसी के कमिश्नर ममता अग्रवाल भी अपने हिसाब से जो है कि पुलिस का जो है कि रवैया अपना रहे हैं, पुलिसिया रवैया अपना रहे हैं। इसके साथ साथ हम इनसे सवाल करेंगे। इस वक्त सबसे पहले हम वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर जी से सवाल करेंगे कि जो बनारस का जो माहौल इस समय है पुलिस वर्सेस अधिवक्ता, क्या जरूरत ऐसी आ पड़ी, कहां से शुरुआत हुई? देखिए, शुरुआत का मतलब यह है कि पुलिस बल के कुछ लोगों का व्यवहार, चाहे उसके पीछे वजह जो भी हो, वो बहुत बार अधिवक्ताओं और समाज के प्रति पॉजिटिव नहीं होता है। वो जो पॉजिटिविटी की कमी है उसको समाज तो स्वीकार कर लेता है कि भाई चलो पुलिस के लोग हैं, इनसे कौन उलझेगा। लेकिन जब अधिवक्ता की बात पुलिस के साथ आती है तो निश्चित तौर पर एक अधिवक्ता पुलिस से ज्यादा कानून जानता है और एक अधिवक्ता पुलिस से ज्यादा कानून में लोगों की मदद करता है। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस अधिवक्ता के साथ कहीं अत्याचार या अन्याय करने का प्रयास करती है तो उस समय निश्चित तौर पर अधिवक्ता पुलिस को उसके कानून के ज्ञान से और उसके पुलिस होने की जो ताकत है उसके भी ज्यादा ज्ञान से उसको जवाब देता है। तब निश्चित तौर पर पुलिस को भी लगता है कि मुझे किसी ने जवाब दिया। जबकि भारत की जो पुलिस है वो अपने को आयरन गेटेड मानती है, क्योंकि उसकी जो संरचना है भारतीय पुलिस की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में भारतीय लोगों के जो आंदोलन थे स्वतंत्रता को उनको दबाने के लिए हुई थी। इस नाते पुलिस अपने को आज भी उसी परिस्थिति में मानती है। सरकार किसी की भी हो लेकिन पुलिस अपनी मनमानी करने से बात नहीं आती है। तो निश्चित तौर पर अब की बार शिवा कुमार सिंह के मामले में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार, जिस प्रकार के प्राणघातक हमला शिवा कुमार के ऊपर रथ यात्रा चौराहे पर हुआ, उससे अधिवक्ता आंदोलित हुए, उससे आक्रोशित हुए और बाद में उसका एक प्रॉपर जवाब दिया। और उस वहां से इस घटना की मतलब जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसकी शुरुआत आप मान लीजिए। हम बात करेंगे बनारस के वरिष्ठ पत्रकार राम सुंदर मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आप जो घटना हुई है इस घटना को किस रूप में आप देखते हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए, इसके दो पहलू नजर आते हैं। जैसा अभी शशांक जी ने कहा, एक तो पुलिस की संरचना, पुलिस की कार्यशैली, वही दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब काले कोट में अधिवक्ता के रूप में गुंडे लोग आ जाते हैं तो समस्या होती है। नहीं, मैं इस बात का विरोध नहीं कर सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विरोध नहीं करता हूँ। समय में न्यायालय परिसर में शशांक जी, आप एक बात देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है 20-22 साल की पत्रकारिता में लगभग 23 साल हो गया हमको पढ़ते करते, और उस दौरान मैंने देखा कि जो भी व्यक्तिगत समस्या हुई वकीलों की वो अपना पूरा रंजिश निकाल देते हैं कचहरी आने वाले व्यक्ति। अब इस घटना की हम चलिए आते हैं, मुद्दे की शुरुआत कहाँ हुई, फिर मामले को कैसे शिवाजी से जोड़ा गया। मामले को घटना की शुरुआत हुई बड़ागांव थाने से। बड़ागांव थाने में मैं रिपोर्टिंग करने गया था, उस पीड़ित परिवार से मिला था जो उससे मोहित, जो इस मामले में आरोपित अधिवक्ता है। मैं उनके चाचा से, उनके परिजनों से मिला, उन्हीं का परिवार, उन्हीं का खून है। वो किस तरह से प्रताड़ित है आप जाके देखिएगा, मैं आपको ये पूरी वीडियो दे दूंगा, आप लगा दीजिएगा इसको, तो वो पूरा जब आपको स्पष्ट होगा कि किस तरह से वर्दी में गुंडाई हो रही थी, मतलब काले कोट में गुंडाई हो रही थी। उसका भी एक नदिया पे उनकी वर्दी में गुंडाई नहीं होती है, काला कोट तो मानते हैं। आज तक काला कोट की अगर हम बात करें न्यायालय परिसर में आम आदमी
को अधिवक्ताओं द्वारा हमला किया गया है। लेकिन मैं दो चार जितने भी एफआईआर आज तक करा दिए जाते हैं, क्या पुलिस अधिवक्ता से नहीं डरती है? मैं दो चार उदाहरण देता हूँ। एक तो घटना ये जो हुई, आप जहाँ घटना की कहानी रही है, फिर उसको मामले को डायल्यूट किया गया शिवा भाई की घटना से, फिर इस तरह से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। शिवा भाई की जो घटना थी उस विषय पर बार एसोसिएशन ने एक संज्ञान लिया। डीएम साहब, डीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के बैठे, कोई कमिश्नर भी वहां थे, हमारे बाहर के सारे पदाधिकारी लोग थे वहां पर एक उस पर एफआईआर दर्ज कराई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कमिश्नर साहब ने समय लिया था और वो प्रकरण ठीक ठाक चल रहा था। परंतु चूंकि जो दुर्व्यवहार एक अधिवक्ता के साथ बड़ागांव थाने की पुलिस के द्वारा किया गया, वह ये घटना तो थी कि वो लोग हुई, उस मामले को किस तरह मतलब जो कानून का जानकार है वो कानून का दुरुपयोग भी कर रहा है। नहीं, देखिए उस पर हमारे बार एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो काले कोट में अधिवक्ता नहीं है वो अधिवक्ता के रूप में आकर की कचहरी में अगर इस प्रकार की कोई घटना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। और अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो बाहर उस बीच में पुलिस और उस मतलब जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसके बीच में नहीं आएगा। अभी तो लगातार बार और पुलिस के बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। देखिए जिस प्रकार से अगर कोई मारपीट की घटना हुई तो दो चार लोगों से मारपीट की घटना हुई, लड़ाई झगड़ा वहां पर हुआ और बाकी लोग बचाने में वहां पर उपस्थित थे और लगातार बचा रहे थे। तो बचाने के प्रयास कर रहे थे बाकी लोग, पुलिस भी तो जब बचाने का प्रयास कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ, उसमें दिख भी रहा है कि बचाते हुए कुछ लोग को मारते हुए। जो लोग मार रहे हैं, जो एक घटने में जितने भी एफआईआर दर्ज हुए 10 नामजद है, लगभग 60 अज्ञात है, तो जो नामजद मुकदमे हुए हैं क्या वो सही हुए हैं? अब मेरी बात सुनिए, पुलिस के ने जो धाराएं लगाई है इस पूरे मुकदमे में, वो धाराएं मतलब इतनी बड़ी धाराएं हैं कि उसमें 20 साल तक की सजा हो सकती है। एक सामान्य मारपीट की घटना हुई एक अधिवक्ता या दो अधिवक्ता और एक पुलिस के कर्मचारी के बीच में, निश्चित तौर पर उसमें बार ने अपना एक्शन ये लिया कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो निजी रंजिश को कचहरी में अपना व्यक्तिगत मुद्दा मानते हैं। लेकिन जो बचाने वाले लोग हैं, मैं यहाँ कहूँगा कि बाहर के पदाधिकारियों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मोहित मौर्य के चाचा और परिजनों से भी विचार कर पाएंगे तो सारी घटनाएं बात को स्पष्ट हो जाएगी। देखिए आप अगर कोई बात खोज करके ले आए हैं और कोई तथ्य यदि आपके माध्यम से प्रकाश में आ रहा है तो बार के पदाधिकारियों का रुख इस मामले में बिल्कुल साफ है कि जो लोग निजी व्यक्तिगत रंजिश को बाहर के जो पदाधिकारी हैं जो इस वक्त जो वीडियो वायरल हो रहा है सीधे लटकार रहे हैं कि वो पुलिस को पुलिस की भाषा में जवाब देंगे, मारेंगे। क्या कानून के रक्षक ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? कानून के रक्षक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, यह निश्चित तौर पर सत्य है। एक घटना हुई उसमें दो चार लोगों ने यदि किसी दरोगा को मारा तो बार ने उसकी निंदा की और सभी सभ्य समाज ने उसकी निंदा की, लेकिन उसके बाद 50-60 लोगों को आप एक मतलब इस तरह से अभियुक्त बना देंगे। जिस आप दरोगा की बात कर रहे हैं कि उसको मार करके उसको नाली में फेंक दिया गया, वो घटना की 4 घंटे बाद थाने पर जाकर के एफआईआर लिखता है, बोल करके एफआईआर लिखवाता है और उसने ये फर्जी आरोप लगाया कि उसका 4200 रुपया छीन लिया गया, उसका पर्स छीन लिया गया। निश्चित तौर पर कुछ धक्का मुक्की की घटनाएं हुई थी और उस बारे में बार भी संज्ञान लेकर के बार ने भी अपनी एक कमेटी बनाने की बात की थी। मैंने भी बार में एक प्रस्ताव दिया था, उस पर भी बार में सैकड़ों लोगों ने दस्तखत किया था कि पहले इसकी जांच हम करेंगे, उसके बाद पुलिस कोई एक्शन लेगी। और वो उल्टा बार एसोसिएशन ने तो यह निर्णय अपने लोगों को सुना दिया कि भाई ठीक है हम जांच करेंगे और पुलिस भी सहमत थी कि पहले जांच करेंगे, कोई एफआईआर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक रात में 10 नामजद और 60-70 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिख दिया गया और कचहरी को छावनी बना दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग शायद वहां नहीं थे, 4 बजे मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था घटना वाले दिन, नीचे चाय वाला भागते हुए आया कि भैया आप सबसे ऊपर वाले चैम्बर में बैठे हैं, यहाँ पर सारे चैम्बर बंद है, पूरी कचहरी खाली हो गई है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि पूरी कचहरी खाली हो गई? उसने बताया कि भैया पूरी कचहरी को पुलिस बल ने घेर लिया है
थी कचहरी की, 3 गेट कचहरी के बंद कर दिए गए थे। वो जो कचहरी का गेट है वो जिला जज साहब की संपत्ति है, उनकी सहमति से वह गेट खुलता है और उनकी सहमति से वह गेट बंद होता है। क्या पुलिस बल ने जिला जज से अनुमति ली थी उस गेट को बंद करने की? मतलब एक अराजकता की स्थिति पुलिस बल ने स्थिति उत्पन्न कैसे, क्यों ऐसा पुलिस को करना पड़ा? देखिए, पुलिस को इसलिए करना पड़ा कि कुछ लोगों से एक दरोगा जी की कहासुनी हो गई और दरोगा जी और कुछ वकीलों के बीच में जो कहासुनी हुई उससे कुछ दरोगा जी ने कहा, कुछ वकील साहब लोगों ने कहा और उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई, कुछ हल्की फुल्की मारपीट हो गई होगी। तो निश्चित तौर पर मारपीट हो गई तो मारपीट की धाराएं लगनी चाहिए। आप ऐसी धाराएं लगा रहे हैं जो आप अपने निराकरणों के खिलाफ नहीं लगाते हैं, जो लोग धार्मिक रूप से जो बलवा करते हैं समाज में उनके ऊपर नहीं लगाते हैं, और आप इस तरह से सम्मानित अधिवक्ताओं को 60-70 लोगों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तारी के लिए उनके घर दर्ज बनाने लगेंगे तो निश्चित के बारे में जो अधिवक्ता उस दिन उस जगह पर कचहरी पर था, एलआईओ से लेकर के पुलिस की सारी मशीनरी लगाई गई है, वो उसी होमगार्ड करने गया नहीं, ऐसे आपके गारंटी नहीं पूरा जो भी पुलिस की आम लोगों को राहत कैसे मिले? देखिए, इसमें आपसी सामंजस्य दोनों पक्षों को क्या होना चाहिए? लेना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। बात नहीं, पुलिस के अधिकारी जिस प्रकार से धैर्य से काम कर रहे हैं उसी तरह बाहर के लोगों को भी धैर्य से काम बाहर एसोसिएशन, देखिए पुलिस अगर इतना धैर्य से काम करती तो बेगुनाह जेल नहीं जाते। देखिए, लगातार पुलिस की जो गलत कार्यशैली है उससे समाज का संपूर्ण वर्ग परेशान है। समाज में यदि आप देखेंगे बनारस धार्मिक नगरी है लेकिन आज व्यापार का अड्डा बन चुका है। बनारस में पुलिस के सामने सारे अपराध होते हैं। पुलिस यदि चाहे तो बनारस में या किसी जगह कोई अपराध न हो, लेकिन ये सारे अपराध की एक सवाल का जवाब दीजिए। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कोई भी पुलिस वाला दाखिला कराने किसी भी बंदी का लेके जाते हैं और उस दौरान दाखिला के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा हमला कर दिया जाता है। हमला करने के बाद जब उसके परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया जाता है तब पुलिस वाले जो है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं लिखते हैं? जब उनके ऊपर पड़ती है तब जो गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखते हैं और ऐसी स्थिति में जो है कि फिर मुकदमे को स्पष्ट तो कर देते हैं। क्या कारण है ऐसा बताइए? देखिए, मौर्या इस पूरे प्रकरण में जो मौर्या परिवार का आपसी विवाद कचहरी में हुआ, कचहरी में हुआ, ये मौर्या परिवार जो मोहित मौर्य, अजीत मौर्य, जो भी नामजद लोग हैं, कचहरी परिषद के अंदर आज तक कितने हमले हुए हैं बंदियों के साथ? पुलिस को किनारे कर दीजिए। बंदियों की तो बात छोड़िए, अगर सुन लीजिए, लेके जाते हैं, अगर कोई मुलजिम है या कोई व्यक्ति है किसी से कहीं, मैं आपको घटना बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र थे, वो थे बंगाली, उन्होंने लव मैरिज किया, लड़की थी ब्राह्मण। अब क्या हुआ कि उन्होंने हाईकोर्ट का डायरेक्शन लेकर आया कि सीएम का बयान होना है उनका, तो बयान देने जाते हैं और उनको जो है बुरी तरह अधिवक्ता उन्होंने पीटा। जबकि उनका क्या बोला था, तो हाईकोर्ट के डायरेक्शन को, आदेश का पालन करने के लिए आप अधिवक्ता बंधु नहीं कर सकते। वो जो कंसर्न लड़की है अपने घर से भाग गई होगी, जा करके किसी से लव मैरिज कर ली होगी, उस बिंदु पर उसके परिवार के लोगों की नाराजगी रही होगी। और निश्चित तौर पर मैं उस घटना को नहीं कहता, 24 सालों से मैं भी कचहरी में हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर उस लड़की के परिवार वालों ने कोई अगर विरोध किया हो तो मैं नहीं कर सकता। उनके परिवार के चाचा अधिवक्ता ये हाँ ठीक। और अब मोहित मौर्य का मामा चाचा से झगड़ा लिया कि पुलिस पे ये तो नहीं होना चाहिए था ना। देखिए, उस चाचा का मार के हाथ पैर तोड़ दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमारे बार में प्रत्यावेदन दीजिए। हमारे बार के उस पूरी घटनाक्रम को छोड़ दीजिए। हमको तो लगता है कि कल हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कई बार हम लोग के कैमरे तोड़ दिए गए, मार दिए गए। ऐसा कभी नहीं। आप ये करेंगे और आप ये नहीं। मैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ, उसका लीगल सेल भी देखता हूँ। तो इस मामले में हमने
व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संदेश भिजवाया, उनको ईमेल किया, उनको पत्र भेजा। यहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि गण है, जो विधायक गण है, जो हमारे नेताजी लोग हैं, इवन बार के चारों बार काउंसिल मेंबरों को मैंने अपना प्रस्ताव उनको व्हाट्सएप पर भेजा और 150 लोगों से दस्तखत करा करके मैंने जो है कि बार में भी दिया। यदि इस घटना की जांच की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पुलिस ने उस सिस्टम को आगे बढ़ने दिया होता तो निश्चित तौर पर जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन जब पुलिस ने एक दरोगा के विषय को लेकर अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय बनारस के कमिश्नर ने बना दिया, एसीपी डीसी जो भी है नीतू कात्यायन जी, उन्होंने बना दिया और ये कैंट थाने के दरोगा जी बाहर खड़ा होकर के धमकी दे रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलिए तो बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर इंस्पेक्टर साहब या पुलिस के किसी भी अधिकारी को मैं बताना चाहता हूं, आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यही जनपद में रहेंगे, लेकिन यदि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उसका ट्रायल 2 साल 3 साल 4 साल बाद शुरू होता है तो निश्चित तौर पर यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत जो है रंजिश का प्रयास न करें। सरकार इस विषय पर आपके खिलाफ निश्चित तौर पर एक्शन लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने सरकार को भी लिखा है और जो बनारस में जनप्रतिनिधि है मैंने उनको भी लिखा है। मैंने बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल को भी प्रार्थना पत्र दिया है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराकर अधिवक्ताओं के और पुलिस के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक सामान्य चर्चा होनी चाहिए और इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बंद होने चाहिए। न तो अधिवक्ताओं ने सब किया, 10-20 अधिवक्ता ने, तो सारे पुलिस के लोगों ने सब किया, 10-20 पुलिस के लोग। तो निश्चित तौर पर जब इस पर एक रास्ता बनाने की बात होगी तो न अधिवक्ताओं की बात होगी न पुलिस वालों की बात होगी। 2-4 अधिवक्ताओं की ने अगर कोई गलती की तो 2-4-10 पुलिस वालों ने उनके साथ ऐसा किया। 2-4 न्यायालय परिसर में जो गुंडाई हुआ इस तरीके से, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? न्यायालय परिसर में गुंडई नहीं हुई। न्यायालय परिसर में यदि आप अपने प्रेमाइसिस में थाने के अंदर किसी दरोगा को बेइज्जत करते हैं और किसी वकील को बेइज्जत करते हैं, उसको मारते हैं, उसको लॉकअप में बंद करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि थाना आपका प्रेमाइसिस है तो कचहरी हमारा प्रेमाइसिस है। अगर आप अपने थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे, अगर आप अपने प्रेमाइसिस में उसी घटना को मैं प्रकाश में डालना चाहूंगा आपके सामने। विषय को थोड़ा सा जांच की तरफ जाइए, आप थोड़ा करिए उस पर गंभीरता से काम। विषय यह था कि चाचा और भतीजा एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता जब पुलिस वहां पे मना कर दी कि अभी स्टे आप काम मत कराइए, और उसके बाद वो काम कराते हैं, पुलिस जाती है, दोनों पक्षों को थाने लाती है। अब जब थाने दोनों पक्ष आते हैं तो अधिवक्ता साहब थाने पर ही अपने चाचा को पीटने लगे। तो आप मन गलत बात कर रहे हैं, भाई साहब कोई एविडेंस है आपके पास? इस तरह का सीसीटीवी निकाल लीजिए, सब पता चल जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई एविडेंस हो तो बाहर के सामने प्रस्तुत करिए, तो मीडिया में क्यों नहीं आया? तो ये 151 कर दिया, जब मारपीट हुई तो पुलिस के सामने मारते उसको अपने चाचा को, तो उसके बाद जब 151 कर देता है पुलिस, और उसके बाद 151 से छूट कर तो सीधे चले जाते हैं कि हमको मारा गया। इस घटना की व्यवस्थित जांच कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमलावर थे तो शायद वो तो जांच का विषय है, वो असली में वकील थे कि नहीं थे, कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं किसी राजनीतिक पार्टी से मिलकर काला नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए 1-2 लोग उस घटना में 1 या 2 लोग जिनका निजी यह मामला है, उनकी निश्चित तौर पर दरोगा जी से कोई कहा सुनी हुई जो है, लेकिन बाकी सभी अधिवक्ताओं ने वहां बचाने का प्रयास किया। हाँ, लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो लोग आज इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि कचहरी मतलब वकीलों के इस विवाद को सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस सरकार में इस साल के अंदर 5 मुकदमे वकीलों की तरफ से जो है कि पुलिस के ऊपर लिखे गए, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। अधिवक्ताओं का जो मान सम्मान इस शासनकाल में है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो ऐसा कभी नहीं रहा। निश्चित तौर पर मैं भी बार का उपाध्यक्ष था, 2011 में मैं उपाध्यक्ष था। बहन मायावती जी की सरकार थी, वकीलों को एकदम नाबूद करने में जो है कि प्रशासन को लोगों था आमादा था। मैं खुद बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष था, 43 दिन मैंने हड़ताल चलाया था, उसमें हमारे अध्यक्ष जी को भी आपकी जो
बात है, माहौल इतना गर्म बढ़ता ही चला जा रहा है। हड़ताल कितने दिन चलेगा? देखिए, हड़ताल करना न तो अधिवक्ता का उद्देश्य है, न तो अधिवक्ता उस काम के लिए कचहरी जाता है। अधिवक्ता निश्चित तौर पर लोगों को न्याय दिलाने जाता है और न्याय का वो मंदिर है कचहरी हम लोगों के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अधिवक्ताओं के ऊपर इस प्रकार से व्यक्तिगत हमले किए गए और व्यक्तिगत हमलों के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने व्यक्तिगत तौर पर इसको इशू बना के 60-70 लोगों के खिलाफ नामजद तरीके से दर्ज किया मुकदमा, तो पुलिस प्रशासन भी यह जान ले। और मैं बनारस की जनता का ये आह्वान करना चाहता हूँ कि मेरे बनारस के भाइयों और बहनों, आप जानते हैं पुलिस की कार्यशैली भी जानते हैं और अधिवक्ताओं की कार्यशैली भी आप जानते हैं। आप अगर 100, 200, 500 रुपए भी किसी अधिवक्ता को फीस दे देते हैं, उसके बाद वो अधिवक्ता वकालत के बाद, वकालतनामा लगने के बाद आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। और अगर कोई पुलिस कर्मचारी आपके साथ बदतमीजी करता है तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत जो है कि आधार पर पुलिस के कर्मचारी से वो विरोध करता है और जज के सामने डट करके आपकी बात करता है। तो आज अधिवक्ताओं के ऊपर एक समस्या आई है। निश्चित तौर पर इस मामले को जो टैकल करने का प्रयास जो बनारस के कमिश्नर द्वारा किया गया वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। और ऐसे कमिश्नर को बनारस में रहने का अधिकार नहीं है जो इतने छोटे से मामले को हैंडल न कर सके। और ऐसा आईपीएस अधिकारी, जब आईपीएस अधिकारी बनने की परीक्षाएं होती है, हम लोग भी सारी शिक्षा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लिए, बहुत सारे आईपीएस आईपीएस और जजेस जो है हम लोगों के साथ के हैं, जब उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है तो मौत के साथ कैसा रिलेशन रखना है और मौत को कैसे हैंडल करना है, यह बात जरूर उनको बताई जाती है। निश्चित तौर पर जो व्यक्तिगत क्रिया की प्रतिक्रिया पुलिस के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है वो निंदनीय है। पुलिस बल से इस प्रकार के कार्य की अपेक्षा भारत में नहीं की जा सकती है। सर, आप बताएं कि जो माहौल है इस समय का, वर्तमान समय का माहौल। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पुलिस, देखिए ये 60-70 लोगों को जो नाम को खोज रही है पुलिस, और सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने भी देखा है, निश्चित तौर पर उस फुटेज में कोई मारते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देखे होंगे। तो जो लोग उस जगह उपस्थित है वह कचहरी हमारा घर है, वह गलियारा है, उस गलियारे में जो है कि विभिन्न प्रकार के न्यायिक कार्य होते रहते हैं। और वहां तो खैर मेरा भी प्रशासन से है, प्रशासन से सवाल मेरा भी खैर ये है कि न्यायालय परिसर में आज पुलिस के ऊपर हमला हो गया, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, मुकदमा दर्ज किया गया, हर एक हथकंडा अपनाया जा रहा है, लेकिन एक आम व्यक्ति के ऊपर हमला होता है उसके लिए सीसीटीवी नहीं मिलता है, न्यायालय परिसर नहीं देता है। वहाँ का कोई जो है कि अधिकारी थाने का कोई सीसीटीवी फुटेज आपने कभी देखा है? थाने का कोई सीसीटीवी फुटेज आपने पब्लिक के बिना है? जो अधिवक्ता उस जगह पर न्यायिक कार्य के लिए गुजर रहे थे, फाइलें देख कर लौट रहे थे, तारीखें नोट करके पुलिस पे सवाल खड़े होते हैं। अधिवक्ताओं को भी चिन्हित करके बता दिया गया कि ये मारपीट, अरे 60-70 लोग मिलकर अगर किसी को मारेंगे तो 4 घंटे बाद दरोगा वहां बैठ करके तैयार नहीं पाएगा थाने पर। दूसरे तीसरे दिन आप बताएं कि वो मरनासन अवस्था में है, पुलिस ने बताया कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद आप ट्रॉमा सेंटर से, और हमारे जिस अधिकारी को ये भी आया, हमारे जिस जी हमला हुआ वो एक मिनट जब अधिवक्ता द्वारा जो है कि मुद्दा जी आपका सवाल है, जब अधिवक्ता द्वारा जो है दरोगा पर हमला हुआ, तमाम सवाल लोग किए कि मर गया, बहुत गंभीर हो गया, डिस्चार्ज कितने दिन में हुआ था मुखालिफ तरफ? देखिए डिस्चार्ज तो गया थे वो ट्रॉमा सेंटर से, मतलब अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, घटना के 2 घंटे बाद जब उसको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया तो बहुत आराम से अपने कमिश्नर से और अपने अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं दरोगा जी। मैं इस बात को समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि उनको मार दिया गया है। जब कार्रवाई पुलिस इतना कर रही है तो दरोगा जो जिसका स्थिति खराब है तो उसके परिवार को जो है कि धरने पे कमिश्नर के खिलाफ ही क्यों बैठना पड़ा? बिल्कुल, कमिश्नर क्या है, कमिश्नर का निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। हम लोग 24, 25, 23, 24 सालों से वकालत कर रहे हैं। कभी जिस जगह पर पुलिस के कर्मचारी का जो परिवार मांगने गया था उस जगह कभी धरना आज तक इतिहास में नहीं हुआ। जिस प्रकार से उनको मिनरल वाटर थाने कमिश्नर के ऑफिस के ठीक बाहर उनको मिनरल वाटर पुलिस के कर्मचारियों द्वारा दिया जा रहा है, उनको जो है कि दरी बिछा करके उनको वहां पर
उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर कराई जा रही है, तो निश्चित तौर पर बनारस के कमिश्नर ने इस मामले को मैनेज करने का प्रयास किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैनेज करने का प्रयास किया कि प्रशासन जो है कमिश्नर के खिलाफ धरने पर उतारा। नहीं, बनारस के कमिश्नर ने इस मामले को अधिवक्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज और जान लीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कानून व्यवस्था के विषय पर बिल्कुल जो है तो वो किसी भी प्रकार से टॉलरेशन नहीं करते। और जो बनारस के कमिश्नर की रिपोर्ट है वो हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री क्या भेजी है और अन्य विषय पर भी जा रही है। निश्चित तौर पर देखिएगा कि इस मामले को बिगाड़ने के चार्जशीट में बनारस के कमिश्नर को बहुत जल्दी हटा दिया। शशांक जी, लगातार जिस प्रकार से हम लोग फील्ड में देख रहे हैं, पुलिस वालों से भी मिल रहे हैं, पुलिस के दरोगाओं से भी मिल रहे हैं, उनके अधिकारियों से मिल रहे हैं। अधिकारी तो मैनेज करने पे लगे हैं मामले को, लेकिन दरोगाओं में बहुत होश है। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया तो आप भी ये बताइए, ठीक है, इस चीज को ये बताइए, ठीक है, भारत के सामान्य नागरिक से ज्यादा एक अधिकार क्या पुलिस के दरोगा को है? अगर अधिवक्ता को हड़ताल करने का अधिकार है, तो अगर पुलिस जिस दिन हड़ताल कर दे तो क्या होगा सर? नहीं, वो उनके अनुशासन में नहीं आता है, नहीं उनके अनुशासन में नहीं आता है। ये भले अनुशासन ही हो सकते, लेकिन वो अनुशासन ही नहीं हो सकते। आप अपने थाने के अंदर जब आप जनता को मारते हैं, जब आप किसी वकील को मारते हैं, तो उस समय आपका अनुशासन कहाँ चला गया होगा? आप शशांक जी, हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की और बहुत पुलिस के साथ क्लोज भी रहने का मौका बहुत मिला है। कभी कभी तो मेरा भी, जब मैं कभी एक रीजनल चैनल में था तो 24 आवर्स में 18 घंटे में पुलिस के साथ मिलते थे। उनकी वर्किंग की जो बिल्कुल बनाई गई है, मतलब 24 आवर राउंड द क्लॉक वो काम करते हैं। और वो जो प्रेशर होता है, वो जब एक आदमी को समझाते हैं और समझाते समझाते वो भी भड़क जाते हैं, मतलब उससे तत्काल मतलब अभी आप देते हाई टेम्पर हो रहे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। सरकार ने मुझे बता दिया है, ये जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है जो 19वीं शताब्दी का बना हुआ है, अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर शासन करने के लिए बनाया था। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय न्याय संहिता बनाई, उसी प्रकार से भारतीय दंड संहिता की जगह पर, क्योंकि भारतीय दंड संहिता माने भारत के लोगों को दंड देने के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून को बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय न्याय संहिता के रूप में उसी प्रकार से पुलिस की रिफॉर्म की जरूरत है। ये बताइए कि अगर यही माहौल रहा, पुलिस अगर पीछे नहीं हटती है, आपकी जो मांग है उसको पूरा लोग नहीं करते हैं, क्या इसके आगे तक क्या प्रक्रिया? देखिए, निश्चित तौर पर भी लोग आज हमारे अधिवक्ता भाइयों ने कचहरी में अपने को हथकड़ी में भी बात करके एक डेमोन्स्ट्रेशन किया और अधिवक्ता भाई जेल जाने को तैयार है। हमारे बार काउंसिल के की क्षमता में 700 की क्षमता वाला जेल है, लगभग वैसे ही 2,500 लोग रहते हैं। तो हमारे 7,000 लोगों को कहाँ रखना है यह बार में भी तय कर दिया है और बार में बता दिया है कि ये जो 60-70 लोगों को आपने नामजद किया है, जो आपने मुकदमे में डाला है और जिनको आप लगातार पहचान करके उनको डिफेम कर रहे हैं, उनको उनकी मानहानि कर रहे हैं, उनको एक प्रकार से उत्पीड़ित कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर निंदनीय और इस विषय का संज्ञान आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 2 दिन 4 दिन के अंदर सरकार का इंटरवेंशन 20 पर आ जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए बहकाने का प्रयास कर रहे हैं अधिवक्ताओं को, लेकिन अधिवक्ता भी धैर्य है और वह जानता है कि कौन साथ में। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बड़े जो बनारस के एक ऐसे नेता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी में जब थे तब वो एकमात्र चुनाव जीते, उसके बाद वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं। और आज के कुछ 15-20 दिन पहले बनारस में अपने घर के सामने चाक को ढोल ताशा बजवाकर अपने गले में कुछ 10-20 माला पहनवाकर अपने को बनारस का सांसद उन्होंने घोषित किया था। आज उसी व्यक्ति ने बनारस के जो असली सांसद है माननीय प्रधानमंत्री जी उनको पत्र लिखने का नाटक किया है। तो इस प्रकार के दोहरे चरित्र वाले लोगों से भी बनारस कचहरी के अधिवक्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। ये पत्र लिखकर उम्मीद करते हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट भी किया कि
बनारस कचहरी की धरती पर राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। इसलिए यथाशीघ्र इसका संज्ञान लेकर के इस विषय को जल्दी बनारस क्या कहेंगे जो हर राजनीतिक पार्टियों में जुड़े हुए? नहीं, बिल्कुल, अगर अधिवक्ता निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों से जुड़ा होता है। मैं स्वयं भाजपा से जुड़ा हूँ, उसके भी अधिवक्ता के विषय पर और न्याय के विषय पर हम सब पहले अधिवक्ता है, उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल के सदस्य है। चलिए प्रोग्राम खत्म समाप्त होता है और आपको बता दें कि जिस तरीके से वाराणसी का माहौल है, हमारे वरिष्ठ संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र मिश्रा जी ने सारी बातों पर जो है कि अपनी गहनता से जो है कि चर्चा किया और इसके साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और इनका भी बड़ा सहयोग है उस आंदोलन में। और इसके साथ साथ हड़ताल के साथ साथ इसके बाद ये साफ तौर से इनका कहना है कि अगर कोई बात नहीं माना गया, कोई एक सामंजस्य नहीं बिठाया गया, तो इसके बाद एक बड़ा एक जेल भरो आंदोलन की तैयारी करेंगे। फिलहाल देखना ये है कि प्रशासन अगर इनके जेल भरो आंदोलन का अगर जो है कि आंदोलन विचार करती है तो जिला कारागार वाराणसी का जो जेल है वो 700 की क्षमता का जेल है, तो लगभग उसमें ऑलरेडी पहले से ही प्रशासन जो है 2,500 से 3,000 लोगों को भर चुकी है। लेकिन उसके बाद कहाँ पे उसका जगह दिया जाएगा, इसके साथ साथ और क्या तर्क है क्या तर्क है, उनकी बात जो है कि मोहित अग्रवाल जो वाराणसी के कमिश्नर है उनका क्या ठोस कदम होता है। इसके साथ साथ जो आईपीएस महिला के साथ जो घटना हुआ और उसके साथ साथ वाराणसी कैंट थाना के थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा ने जो किया, तमाम उसके साथ साथ और भी अधिवक्ता अपना तर्क रख रहे हैं, सोशल मीडिया पे मरने मराने की बात कर रहे हैं। ये सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होती है, या प्रशासन भी सोता है अधिवक्ता भी सोता है, प्रशासन के सामने अधिवक्ता को झुकना पड़े या अधिवक्ता के सामने प्रशासन को झुकना पड़े, या इस पर कोई सरकार निर्णय लेती है या सरकार को निर्णय के बाद हो सकता है प्रशासन को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अधिवक्ता का भाग कभी आज तक किसी भी विवाद में काटा नहीं गया है। ये साफ तौर से यह सच्चाई का है। नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए मुद्दा राय के साथ मुद्दे। धन्यवाद।